हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इस करंट अफेयर्स वीडियो में इंपॉर्टेंट। तो केंद्र सरकार ने कितने देशों में आईआईटी के विस्तार की योजना बनाई है? एक कमेटी बनाई गई थी, उसने डिटेल दे दिया है और अब ग्लोबल होने जा रहा है। आईआईटी मैप के थ्रू बताएंगे आपको। सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किसमें? पैरा एथलेटिक्स में। किस विवाद को सुलझाने के लिए, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की है? इंपॉर्टेंट बात है, मैप के थ्रू ये भी बताएंगे। किस नए देश ने भारत के यूपीआई से लेन देन को मंजूरी दे दी है? इंपॉर्टेंट बात। प्रसिद्ध आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया हाल ही में, तो किस राज्य से थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार की समिति ने आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विस्तार कितने देशों में करने का सुझाव दिया है? आंसर होगा 7 देश हैं टोटल। ओके, 7 देशों में अब इसका विस्तार होने जा रहा है, 7 लोकेशंस पे दुनिया भर में। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, यूके, गल्फ कंट्रीज एंड इजिप्ट among 7 new location on IIT expansion list। तो इस समिति का नेतृत्व किसने किया? तो आईआईटी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो उन्होंने इस कमेटी का चेयरपर्सन मतलब नेतृत्व किया, और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर आईआईटी के वैश्विक विस्तार के लिए संभावित 7 देशों को टॉप पे रखा गया है। तो प्रायोरिटी वाले कौन कौन से 7 देश हैं जहां पर विस्तार होने जा रहा है आईआईटीज़ का? तो हैं यूके, यूएई, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, मलेशिया और थाईलैंड। एक बार मैप के थ्रू आपको बताते हैं इसके बारे में। तो ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं अलग अलग देशों पे। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम। ओके, यूरोप में ही देश, और ये रहा यूनाइटेड किंगडम रेड कलर में। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। ओके, उसके बाद कौन सा है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। और इसके बाद स्थान आता है इजिप्ट का। इजिप्ट मतलब मिस्र, इसकी राजधानी है काहिरा। फिर सऊदी अरब, इसकी राजधानी क्या है? रियाद। और है ये कतर, इसकी राजधानी क्या है? दोहा। ओके, और इसके बाद स्थान है थाईलैंड का। थाईलैंड भी चलते हैं। तो यह रहा थाईलैंड, और इसकी राजधानी है बैंकॉक। और ये मलेशिया जो रेड कलर में यहाँ दिख रहा है, कई सारे टुकड़े में ये देश, वो है, उसकी राजधानी है कुआलालंपुर, मलेशिया। ओके, तो टोटल कितने देश हो गए? टोटल 7 देश हो गए जहाँ पर विस्तार होने जा रहा है। ओके, कौन कौन से देश है एक बार लिस्ट दिखा दूँ? यूनाइटेड किंगडम, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, थाईलैंड और मलेशिया। तो ये 7 देश हैं टोटल, वहाँ पर ये एक्सटेंशन होने जा रहा है। तो मैप में अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो ये रहा यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट, ये सऊदी अरेबिया, ये है कतर, ये है यूएई। ओके, यहाँ है थाईलैंड, और इसी के नीचे है इधर क्या है? वो मलेशिया। ओके, तो इतने देशों में आईआईटी का विस्तार होने जा रहा है। और ये जो विस्तार होगा, वहाँ जो आईआईटी स्थापित होंगे अलग अलग देशों में, उनको इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। ओके, और ये जो रिपोर्ट है, जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें विदेशों में 26 भारतीय जो मिशन है, यानी 26 देशों में जो भारतीय दूतावास है और जो हाई कमीशन है, वहाँ के प्रमुख यानी चीफ यानी राजदूत और हाई कमिश्नर जो भारत के हैं उन देशों में, उनके फीडबैक के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो 2022-23 के लिए फिजिकली नहीं तो ऑनलाइन तौर पर इजिप्ट में यानी मिस्र में आईआईटी का पहला जो है वो सेंटर वहाँ खोल दिया जाएगा। ठीक है, क्या नियम बनाए गए हैं विदेशों में स्थापित होने वाले आईआईटी के लिए? तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विदेशों में जो स्थापित होंगे आईआईटीज़, उसमें जो मेज़बान देश है यानी वो जो देश है उसके नियम और कानून को माना जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी का सेंटर आता है तो उसे यूजीसी का नियम मानना होता है। इसी तरह से अलग अलग देश में अलग अलग तरह के अथॉरिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इंडिया में, उसी तरीके से तो वहाँ के नियम कानून वगैरह सब माना जाएगा, और बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाएगी वहाँ पर जो सेंटर खोले जाएंगे वहाँ पर।
और इस समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि बाद में भूटान, नेपाल, बहरीन, जापान, तंजानिया, श्रीलंका, वियतनाम, सर्बिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, उज्बेकिस्तान, इन सब देशों में भी आईआईटी के सेंटर खोले जाएं। तो पहले तो 7 जो देश हैं उनमें सेंटर खोला जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है और न्यूज़ भी आपने देखा है। ओके, भारत में कितने हैं अभी आईआईटी? 23 आईआईटीज़ हैं इंडिया में इस वक्त, ठीक है। और इसके जो स्टूडेंट हैं वो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। हालांकि यहाँ से पढ़ के जाने वाले बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, मतलब पढ़ते यहाँ हैं लेकिन फिर जॉब वहाँ करते हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, विस्तार हो रहा है, ज़रूरी था जानना, मैप के थ्रू आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। असम और मेघालय के बीच में किस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अभी हाल ही में अगस्त 2022 में मीटिंग की है? आंसर होगा अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। ओके, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसके लिए टॉक्स हुआ है असम और मेघालय के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा, ये है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा, ये रहे मेघालय के मुख्यमंत्री। तो 21 अगस्त को दोनों के बीच में गुवाहाटी में ये बैठक हुई है और 9th चीफ मिनिस्टर लेवल की ये मीटिंग है। और ये मीटिंग दोनों राज्यों के बीच जो 885 किलोमीटर लंबी सीमा है, एक बार मैं मैप के थ्रू दिखा देता हूँ। ओके, प्यारा भारत है। और अब नॉर्थ ईस्ट की ओर हम चलेंगे तो यहाँ पर रेड कलर में रहा असम और बैगनी कलर में जो दिख रहा है वो है मेघालय। तो 885 किलोमीटर, 885 किलोमीटर लंबी सीमा है दोनों के बीच में, यहाँ से और यहाँ तक। और उसमें 12 विवादित स्थान थे जहाँ पर डिस्प्यूट होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनमें से 6 जगहों पर तो डिस्प्यूट ख़त्म कर दिया जा चुका है और इसके लिए दोनों राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों में ये सीमा विवाद सुलझाने के लिए सिग्नेचर हुआ था। मैंने इसके बारे में डिटेल बताया था और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में आ चुका है। ओके, कि किस मंत्री की उपस्थिति में ये मीटिंग हुई थी पिछली बार, कब हुई थी? 29 मार्च को ये मीटिंग हुई थी। तो 6 जगहों के विवाद को सुलझा लिया गया था। बाकी जो 6 जगहों का विवाद है उस पर अब समझौते के अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्यों ये विवाद है, सीमा विवाद असम और मेघालय के बीच में? देखिए, हुआ ये था कि ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों का जब शासन था उस समय अविभाजित असम था। मतलब असम का रूप बहुत बड़ा था, जो अभी दिख रहा है असम उससे बहुत बड़ा था। उसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम ये सब शामिल थे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और असम ये सब एक ही था, असम था, ठीक है। मेघालय को 1972 में बनाया गया था असम से अलग करके। कब? 1972 में। और इससे पहले यानी 1972 से पहले 1969 में एक एक्ट आया था, असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो उसके अनुसार दोनों राज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था कि कितनी होगी। तब जो व्याख्या हुई थी उसको लेकर दोनों राज्यों के बीच में विवाद होता था कि नहीं, कुछ ज़मीन ये हमारी है, तो वो कहता था वो हमारा है। तो उसकी वजह से स्थानीय लोगों के बीच में भी विवाद हुआ करता था, ठीक है। और असम का इस वक्त कई राज्यों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और मिजोरम है यहाँ पर। तीन सब के बीच में भी सीमा विवाद चल रहा है और मेघालय से डिस्प्यूट खत्म होने को है। तो इन दोनों राज्यों के बारे में भी जान लें। असम, उसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। ओके, असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ओके, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय यहाँ पर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि अब तक के टोटल करंट अफेयर्स इस साल के अवेलेबल हैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। और वो 2 तरह के पीडीएफ हैं, एक है एमसीक्यू विद पूरा नोट्स है और दूसरा है पीडीएफ जिसमें है
वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार वो आप पढ़ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मिलता है 1 ईयर की मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है, इसके ज़रिए मिलता है। मेंबरशिप लेने के बाद पीडीएफ का मतलब करंट अफेयर्स का पीडीएफ 1 साल तक अपडेट लगातार मिलता है मुफ्त में। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और हर मंथ अपडेट होता रहता है। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। इस संडे को भी आयोजित किया गया है। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ है। तो अभी अभी टेस्ट सीरीज़ भी जारी हुआ है यूपीएससी, एसएससी और रेलवे का। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है ज़रूर जाकर मॉक टेस्ट दे, मंथली टेस्ट सीरीज़ जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज़ है पिछले महीनों को भी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा डिस्काउंट है बुक्स पे और फ्री शिपिंग भी है। तो बुक भी आई हुई है जनवरी से जुलाई तक की, आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। अमेजन पे है और सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। बहुत काम आ रहा है, हज़ारों स्टूडेंट ने मेंबरशिप लिया है, आप भी देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार कौन बने हैं? आंसर होगा धीरेन्द्र पाल सिंह। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, उनको मुख्यमंत्री का शिक्षा सलाहकार, एजुकेशन एडवाइज़र बनाया गया है। और धीरेन्द्र पाल सिंह के बारे में बताऊं, वो यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं। कब से कब तक? 2018 से 2021 के बीच में। और इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। BHU, डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर, वहाँ भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है NEP 2020, उसके लिए जो एक कमेटी थी उसके भी वो मेंबर थे। ओके। और NAC जो है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, उसके डायरेक्टर के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और उनको शिक्षा सलाहकार बनाया गया है योगी आदित्यनाथ का। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और शानदार काम किया है हमारे खिलाड़ियों ने। सुमित अंतिल ने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2022 का, उसमें जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंकने का कितना मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा 68.62 मीटर। ये ध्यान रखने की बात है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओलंपिक चैंपियन है, ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अब उन्होंने जेवलिन थ्रो में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 68.62 मीटर का। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? पैरा एथलीट की बात हो रही है। तो ये है सुमित अंतिल और इनका ये रहा रिकॉर्ड 68.62 मीटर का। कब बनाया इन्होंने? 19 अगस्त 2022 को। ओके। और ये इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। तो वहीं पर उन्होंने भाला फेंका और अपना जो पुराना उनका रिकॉर्ड था, जो कि टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 68.55 मीटर का, उसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सुमित अंतिल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो पैरा एथलेटिक्स में, सामान्य गेम में नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है। सामान्य गेम में नीरज चोपड़ा का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो इससे भी ज़्यादा है, वो है 89.94 मीटर का। नीरज चोपड़ा का जो नेशनल रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। और इन्होंने, सुमित अंतिल ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो पैरा एथलेटिक्स में है 68.62 मीटर का। तो ये कन्फ्यूजन आप ध्यान रखना। अब सुमित अंतिल के बारे में कुछ बताऊं। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव खेवड़ा के रहने वाले हैं। सुमित के पिता एयरफोर्स में कार्यरत थे, लेकिन बीमारी की वजह से बचपन में निधन हो गया था। मतलब जब ये बचपन में थे उस वक्त इनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ ने बहुत मुश्किलों में इनको पाला, इनके सहित 4 बच्चों का पालन पोषण किया। और जब ये 12th क्लास में थे, 12वीं क्लास में थे, तो कॉमर्स का ट्यूशन करके लौट रहे थे। तो 5 जनवरी 2015 को ट्रैक्टर ट्रॉली ने इनको टक्कर मार दी। ओके, सुमित बाइक पे थे और टक्कर मार दी और हादसे में क्या हुआ, उनका एक पैर जो है उन्होंने गंवा दिया। ओके, एक पैर इनका जो है वो नकली है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये पैर नकली है। ओके, हालांकि उसके बाद भी उन्होंने 2016 में जब उनको नकली पैर लगाया गया तो फिर इन्होंने अपना करियर बनाना शुरू किया और रुके नहीं वो, और पैरा एथलीट में शानदार काम किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये सब प्रेरणा स्रोत हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। जो लोग
सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारा अब कुछ नहीं होगा, तो ये शानदार काम कर लेते हैं कई ऐसे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने अगस्त 2022 में किस देश में यूपीआई से पेमेंट करने के लिए वहाँ की कंपनी पे एक्सपर्ट के साथ एमओयू साइन किया है? आंसर होगा ब्रिटेन, या कहें यूनाइटेड किंगडम। हाँ, आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि यूनाइटेड किंगडम है तो ब्रिटेन क्या है। ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, और जैसे इंडिया को भारत कहते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और यूनाइटेड किंगडम के बारे में मैंने बताया था कि 4 नेशंस हैं, वो उसको मिला के वो यूनाइटेड किंगडम है। तो यूपीआई वाली खबर न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ये अभी अगस्त में ही 18 अगस्त को ये एग्रीमेंट हुआ है पे एक्सपर्ट के साथ में। वहाँ की एक कंपनी है, जैसे इंडिया में पेटीएम है जो पेमेंट सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, उसी तरीके से वहाँ पर पे एक्सपर्ट है, उसके साथ यूपीआई को लेकर समझौता हुआ है। किसने किया है ये समझौता? इंडिया की ओर से एनपीसीआई ने, ओके, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने। एनपीसीआई जो है वही यूपीआई को चलाता है, वही देखता है, ओके। क्यों डील की गई है? इंडिया ये चाहता है कि अपना जो पेमेंट सॉल्यूशन सिस्टम है वो दुनिया के अलग अलग देशों में भी वहाँ पर पहुँचे। और भारत से तकरीबन 5 लाख भारतीय ब्रिटेन की यात्रा करते हैं हर साल, 1 लाख स्टूडेंट होते हैं। तो ये जो डील हुई है वहाँ पर यूपीआई भी काम करेगा, तो वो उन सबको सुविधा देगा, ओके। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। क्या फुल फॉर्म है यूपीआई का? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ओके। ये कंसेप्ट है जिसमें बैंक अकाउंट को एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए रकम को ट्रांसफ़र करने की ये इजाज़त देता है, और इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने विकसित किया है, वो चलाता है इसे। तो किन देशों में भारत का यूपीआई जो है वो एक्टिव है? तो इंडिया में तो है ही, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस और अब यूनाइटेड किंगडम हो गया है। तो अब 8 देशों में यूपीआई से ट्रांजैक्शन ये संभव है, ओके, 8 देशों में, ओके। और यूनाइटेड किंगडम मैंने पहले भी मैप के थ्रू बताया है, ये है यूनाइटेड किंगडम, ओके। और मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो पीएम नहीं है। देखिए, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन अक्टूबर में नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके। और आपको एक और बात बता दूं कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है वो अपनी पार्टी के चीफ के पद से दिया है। और ब्रिटेन में ये परंपरा है कि जिस पार्टी को बहुमत होता है, या फिर अगर अलायंस भी है, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हैं उसका जो चीफ होता है, उसका जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, ओके। तो अभी पार्टी के चीफ के लिए वहाँ पर चुनाव चल रहा है, और तो अक्टूबर में वो फाइनल हो जाएगा, पार्टी का चीफ नया बन जाएगा, तब ब्रिटेन में नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। लेकिन अभी वो बोरिस जॉनसन ही प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, यूनाइटेड किंगडम में। मुझे लगता है कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ओके। इस्तीफ़ा तो दिया है, लेकिन वो अभी भी पीएम हैं, बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। योगेश कथुनिया, उन्होंने इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में यानी चक्का फेंक में कितने मीटर का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? शानदार काम कर रहे हैं जो भारतीय प्लेयर हैं वो सब। आंसर होगा 48.34 मीटर, ओके। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इन्होंने शानदार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगेश कथुनिया ने। किसमें? डिस्कस थ्रो में। और ये जो इंडियन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो रिकॉर्ड बना है वो पैरा एथलेटिक्स में बना है। वो आयोजन हुआ था कहाँ पर? बेंगलुरु में, अभी हाल ही में, ओके। योगेश कथुनिया के बारे में बताऊँ, हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। 9 साल की उम्र में, एज में उनको पैरालिसिस हो गया था, और 2017 में कॉलेज में एंट्री हुई। उसके बाद फिर दोस्तों ने हौसला बढ़ाया और जो पैरा स्पोर्ट्स हैं उसके लिए उनको जागरूक किया। फिर वो खेल में हिस्सा लेने लगे और डिस्कस थ्रो में उन्होंने शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ओके।
और टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था, टोक्यो पैरालंपिक में। और अभी क्या चल रहा है, अभी ये इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चल रहा है, उसमें उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेटीएम के सीईओ और एमडी दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा विजय शेखर शर्मा। ओके, विजय शेखर शर्मा, उनको दोबारा एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया 16 अगस्त 2022 को, तो किस राज्य के मलयारा समुदाय, जो कि आदिवासी समुदाय है, उसके पहले साहित्यकार थे? आंसर होगा केरल। उनको कोविड-19 का संक्रमण हो गया था और फिर डेथ हो गई। 82 ईयर के थे और मलयारा आदिवासी जो समुदाय है उसके पहले साहित्यकार थे। ओके, और उनको 1998 में प्रकाशित जो उपन्यास है कोचा रेथी, उसके लिए बहुत सारे उनको अवार्ड मिल चुके हैं। 99 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिल चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जिनका निधन हो गया। द हिंदू ने उनके बारे में काफ़ी डिटेल में पब्लिश किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मुद्दे हैं बहुत सारे, उनकी ज़रूरतें हैं, तो उसकी जागरूकता के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, रूसी सरकार ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब और इंटरेस्टिंग भी, रूसी सरकार ने कितने बच्चे पैदा करने पर एक महिला को मदर हीरोइन टाइटल और 1 मिलियन रूसी रूबल लगभग 13 लाख रुपए होते हैं वो देने की घोषणा की? आंसर है 10 या उससे अधिक बच्चे अगर पैदा करती है कोई महिला तो उसको कौन सा अवार्ड मिलेगा? मदर हीरोइन का टाइटल मिलेगा और 13 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो रूसी सरकार ने अभी एक डिक्री पर साइन किया है, पुतिन ने, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने। वहाँ डिक्री मतलब होता है कि ऑर्डर, ठीक है। तो 10 या उससे अधिक बच्चा पैदा करने पर मदर हीरोइन का टाइटल मिलेगा। ओके, और ये जो मदर हीरोइन का टाइटल है, ये जब सोवियत संघ हुआ करता था उस वक्त ये था, लेकिन फिर बाद में ये ख़त्म हो गया था। और लेकिन अब जो है ये फैसला वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये लिया है। और रूस किस तरफ है? प्यारा भारत है। और यहाँ पर इसके उत्तर में ये विशालकाय देश है रशिया। ओके, तो 1 मिलियन रूबल दिया जाएगा, उस माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। 10वें बच्चे अगर होता है, 10वां बच्चा तो ओके। और अगर वो माँ किसी बच्चे को खो देती है या डेथ हो जाता है उस बच्चे का किसी का, तो भी वो 13 लाख रुपए मिलेंगे। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा फैसला लिया गया है? आप सोच रहे होंगे कि क्या मामला है ये, ज़्यादा बच्चे पैदा करना मतलब क्या महिलाओं को मशीन बनाने का तरीका है क्या? ये फैसला कर लिया है क्या? देखिए, ये कह सकते हैं कि आप ये कि महिला को मशीन बनाने के जैसा ये फैसला है, लेकिन वहाँ ये हो रहा है कि जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है, ठीक है। वहाँ की जनसंख्या जो है वो जितना बड़ा देश है उसकी तुलना में बहुत कम आबादी है, 14.5 करोड़ के आसपास है। ओके, भारत उससे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। और इतना बड़ा देश और ये आबादी सिकुड़ रही है, कम होती जा रही है। तो आबादी को बढ़ाने के लिए और इसके माध्यम से मैसेज फैलाने के लिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें लोग, ये वहाँ की सरकार ने फैसला किया है। तो दोस्तों, ये था टोटल इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करिए इस वीडियो को तमाम मित्रों का। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का। गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करेंगे, ये लोगो दिखाई देगा और आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ज़रिए मेंबरशिप के थ्रू आप शानदार तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स के इस साल के जो भी क्वेश्चन आए हैं एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, डब्ल्यूबीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, उन सब में मतलब 90% से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो भी आते हैं वो हमारे जो बताए हुए हैं पीडीएफ है, बुक है, उन सब से आए। और रेलवे की एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें भी। तो अब मिलते हैं कल
मॉर्निंग हो ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। कमेंट में आप बता सकते हैं कैसा लगा।